विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां की। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। पूरी दुनिया अब के जो कई देश हैं वहां पर मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या भारत में भी कोरोना की लहर आने वाली है? देश में क्या हालात हैं और इन हालात में आपको क्या करना है और कितनी तैयार है हमारी सरकार, सब कुछ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या एक बार फिर मास्क लगाना होगा? 2 गज की दूरी क्या फिर जरूरी होगी? क्या आने वाली है कोरोना की एक और लहर? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि साल 2020 से 2022 तक देश के साथ ही पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला घातक कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं, जहां कुल मिलाकर 85% से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। केरल 95 सक्रिय मामलों के साथ लिस्ट में इस वक्त सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 मामले हैं। दिल्ली में जहां 23, कर्नाटक में 35 मामले हैं, तो वहीं नोएडा में भी एक मामला सामने आया है। उधर गाजियाबाद में 4 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कई एशियाई देश जैसे हांगकांग, सिंगापुर में कोरोना के मामले बढ़े, इसने लोगों को काफी डरा दिया है। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में भी कोरोना की एक बार फिर से लहर आने वाली है? कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में भी कोरोना के कई पेशेंट देखे गए हैं, जिसे लेकर कल एक समीक्षा बैठक की गई और जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि दिल्ली में हालात गंभीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट पर रखा जाए। जो सुविधाएं हैं वो पूरे तरीके से पूरी की जाए, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो बेड को लेकर हो। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सभी अस्पतालों को बेड, दवा और ऑक्सीजन की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली गवर्नमेंट से एडवाइजरी हम सबको मिला है। इंटरनल कमेटी है हॉस्पिटल की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब कि मीटिंग्स उनकी हो रही है। ये एक वायरल डिजीज़ है, जैसे कि एक दूसरे से फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वही जो हमने कोरोना को, जो पहले कोरोना के टाइम पे जो हम लोग सावधानी बरत रहे थे, तो वही सावधानी सारा हमें लेना है, प्रिकॉशन। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अस्पतालों में तैयारी शुरू कर दी गई है। मरीज है जो कि 55 साल की महिला है। उसने अपनी हिस्ट्री दी थी कि उसको कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जुकाम हुआ है। लक्षणों के आधार पर उसकी जांच की गई तो RT-PCR में वो कोविड पॉजिटिव आई है। और उसके घर में उनके हस्बैंड हैं, एक मेड काम करने आती है, वो सभी स्वस्थ हैं और महिला भी अब ठीक है और होम आइसोलेट है। वो टेस्ट करेंगे तो कोरोना तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। ये सीजन ही ऐसा है कि मई महीने में बारिश हो रही है और इसकी वजह से थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है। जब भी कोरोना के साथ खत्म हो रही थी तब हमने बोला था कि हमने सीखना चाहिए कोरोना के साथ रहना। कोरोना अपने साथ रहने वाला है, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वायरस है, म्यूटेशन होते हैं। अभी जो है बिल्कुल माइल्ड है। जितने केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं सबको होम क्वारंटाइन किया गया है।
बढ़ते कोविड मामलों को देख लोगों के मन में डर है कि कहीं कोविड की एक और लहर ना आ जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल देश में एक बड़ी लहर आने की आशंका कम है। ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट भारत में पहले भी देखा जा चुका है। यह पहले के वेरिएंट्स की तरह खतरनाक नहीं है। हालांकि कई एशियाई देशों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी जरूर बरतनी होगी। इसमें बुखार, नाक कान बहना, गले में खराश, सिरदर्द, थकान और थकावट के लक्षण आते हैं। JN.1 से संक्रमित मरीज 4 से 5 दिन में ठीक हो सकते हैं। इम्यूनिटी कम है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनकर ही निकलें। वहीं JN.1 वेरिएंट से राहत की बात यह है कि इससे अभी तक ज्यादा मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को लेकर खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं पूरी दुनिया के अंदर आखिर क्या कुछ हालात है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। सिंगापुर में अगर अभी आंकड़ों की बात करें तो ये केस जो हैं वो 14,200 रिकॉर्ड किए गए हैं। सिंगापुर की सिचुएशन है, रोजाना 100 से 133 केस जो हैं वो सिंगापुर में लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं 33,000 केस जो हैं वो थाईलैंड में हैं। 33,000 का आंकड़ा थाईलैंड के पास है। सोमकरन फेस्टिवल के बाद दरअसल ये जो बढ़ोतरी है ये एकाएक यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा हांगकांग में भी केस लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 1042 के करीब ये आंकड़ा है अभी हांगकांग के अंदर, जहां पर अभी भी बढ़ोतरी लगातार जारी है। और इस सिचुएशन को देखते हुए ही भारत में क्या एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार सकता है, इसे लेकर लोगों को चिंता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर से जिहादी कोच मोहसिन के बाद उज्जैन से लव जिहाद गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कैसे दोस्ती के नाम पर लड़कियों को शिकार बनाया जाता था, फिर वीडियो बनाकर उनका रेप किया जाता था, इसके बाद पुलिस कैसे इनकी परेड निकाल रही है, सब कुछ डिटेल में देखिए इस रिपोर्ट में। उज्जैन से लव जिहाद गैंग का भंडाफोड़। पहले लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता, फिर बनाई जाती अश्लील वीडियो, लड़कियों को ब्लैकमेल कर किया जाता रेप। उज्जैन की सड़कों पर कान पकड़कर जिनकी परेड उज्जैन पुलिस निकाल रही है, ये दरिंदे लव जिहाद के वो आरोपी हैं जिन्होंने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। दरअसल उज्जैन के नागदा में पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है जो लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाता, फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उनका रेप किया जाता। इस गैंग में 7 युवक शामिल थे जो लंबे वक्त से लड़कियों के साथ पहले दोस्ती करते थे, फिर लड़कियों को बहकाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और इसके बाद आरोपी लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें गैंग के बाकी लड़कों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे और उनका रेप किया जाता था। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से मोबाइल और पेन ड्राइव में अश्लील वीडियो मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सुफियान, सोहेल, तौहीद, वीरू, उस्मान और एक नाबालिग भी शामिल है। वही आरोपियों में से एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। लव जिहाद के इस खुलासे में पहले लड़कियों से दोस्ती की जाती थी, फिर उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, वहीं एक आरोपी फरार है। साथ ही साथ पुलिस अब उस पेनड्राइव और मोबाइल की जांच पड़ताल कर रही है जिसमें की अश्लील वीडियो मिले हैं। एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान कुछ लड़कों पर उन्हें शक हुआ। लड़के मौके से भागने लगे। उनके पास से फोन और पेन ड्राइव बरामद किए गए, जिसकी जांच के बाद पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ। जब उन्होंने चंबल ब्रिज के नीचे एक लड़के को मोबाइल चलाते देखा तो उन्हें संदिग्ध लगा
तो संदिग्ध लगा, तो फिर जब वो उसके पास गए तो वो पुलिस को देख के भाग गया, और भागते हुए लेकिन उसके पास का जो मोबाइल था और उसके पास एक पेन ड्राइव भी, वो वहीं पर घटनास्थल पर गिर गई। तो उसमें कुछ ऐसी अश्लील वीडियो लड़कियों के मिले, जिस पर तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने 15 घंटे के अंदर जो टीम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने वीडियोस के आधार पर पीड़ित लड़कियों की पहचान की। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों से संपर्क किया। लड़कियों ने पुलिस को अपनी आप बीती बताई। लड़कियों ने बताया कि कैसे दोस्ती के नाम पर उन्हें फंसाया गया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और गैंग के बाकी सदस्यों ने उनका रेप किया। वहीं पूरे खुलासे के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों में से 6 को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने सभी आरोपियों की उज्जैन की सड़कों पर कान पकड़कर परेड निकलवाई। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। वहीं उज्जैन के वकीलों ने आरोपियों का केस तक लड़ने से इनकार कर दिया है। जाहिर है एमपी में हाल फिलहाल में ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में इंदौर से मोहसिन नाम के शूटिंग कोच ने 100 से भी ज्यादा महिला खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था, जिसे लेकर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन लगातार सामने आते लव जिहाद के ये मामले लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए, आपकी कॉलोनी की सुरक्षा करने वाला, आपके आसपास का स्वास्थ्य कर्मी, यूट्यूबर, ये सब पाकिस्तान के जासूस निकले तो खतरा आपके दरवाजे तक आ चुका है, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वालों की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है। अब कच्छ से एक गद्दार को पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के लिए आखिर कैसे जासूसी कर रहा था। देखिए इस रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इशारे पर देश से गद्दारी करने वालों पर स्ट्राइक जारी है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अब गुजरात। सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक जासूसी के खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही हैं। जासूसों में ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर सुरक्षा गार्ड और ऐप डेवलपर तक शामिल हैं, जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसे के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक कर रहे थे। इसी कड़ी में गुजरात से एक जासूस को पकड़ा गया है। गुजरात एटीएस ने आरोपी सहदेव सिंह कोहिल को गिरफ्तार किया है। गुजरात के कच्छ से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया। जो हेल्थ केयर टेकर के तौर पर काम तो करता था, लेकिन पार्ट टाइम बेसिस के लिए वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। बकायदा इसके लिए उसे 40,000 रुपए भी पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे। बीएसएफ से संबंधित जानकारियां हो या इंडियन नेवी से संबंधित जानकारियां, कई अहम जानकारी पाकिस्तान की एजेंसियों से वो साझा करता था। आरोपी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हेल्थ वर्कर के तौर पर कच्छ में यह काम करता है। पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में 2023 में व्हाट्सएप के जरिए आया। इस महिला ने खुद को अदिति भारद्वाज बताया। अदिति के कहने पर नेवी और बीएसएफ की जानकारी इसने पाकिस्तान भेजी। कच्छ सीमा के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी। जानकारी देने की एवज में सहदेव को 40,000 रुपए मिले। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने जासूसी का जाल किस हद तक फैलाया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हेल्थ वर्कर के नंबर भी पाकिस्तानी एजेंसी के पास है। वहीं एजेंसियों को शक है कि अदिति भारद्वाज कोई पाकिस्तानी महिला नहीं बल्कि आईएसआई की एजेंट है। सहदेव को हनी ट्रैप किया गया, फिर उससे संवेदनशील जानकारियां मांगी गई और जासूसी के बदले में पैसे मिले।
आरोपी सहदेव का फोन जांच के लिए भेजा जा चुका है। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर आरोपी ने और कितनी जानकारियां पाकिस्तान भेजी। 11 दिन की रिमांड में आरोपी सहदेव वो सारे राज उगलेगा जो उसने पाकिस्तानी एजेंट को बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में होने वाला है तख्ता पलट। यूनुस की कुर्सी पर मंडराया खतरा। मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर होने वाला है। बांग्लादेश में जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को जबरन सत्ता से बेदखल करने वाले कट्टरपंथी यूनुस अब सेना प्रमुख को हटाना चाहते हैं, तो वहीं सेना ने यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के नाम पर एक ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठा जिसे अब खुद सत्ता खोने का डर सताने लगा है। यूनुस अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सेना ने अल्टीमेटम दिया तो यूनुस पहले इस्तीफे का नाटक करने लगे। जब बात नहीं बनी तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। सेना प्रमुख की सख्त चेतावनी और राजनीतिक दलों की नाराजगी ने बांग्लादेश में सियासी ड्रामा बढ़ा दिया है। यूनुस ने बीएनपी और जमात इस्लामी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें बुलाई। बैठक के बाद यूनुस ने कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा। मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। यूनुस सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। सेना प्रमुख को विलेन बनाकर हटाना चाहते हैं। यूनुस ने एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों मिलकर सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान को हटाने की रणनीति बना रहे हैं। जिस समय शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलना पड़ा था, तकरीबन वैसी ही स्थिति दोबारा है। देखिए, सेना और यूनुस जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, उनके बीच में फिर तनाव हो गया है। ये कई चीज़ों को लेकर है। को वकार ने क्रिटिसाइज किया है। साथ में इलेक्शन के ऊपर मैंने दे दिया अल्टीमेटम कि इस साल हर हालत में इलेक्शन कराए जाएं। यूनुस इस पूरी लड़ाई में अपनी चालें चल रहे हैं। यूनुस के समर्थकों ने ढाका के मशहूर शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस नाम से एक बड़ी रैली की घोषणा की है। शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर 5 साल तक यूनुस को सत्ता में रखो और पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। इस रैली की टाइमिंग ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान ने साफ कहा कि बिना चुनाव के सत्ता में बने रहना गैर कानूनी है। सेना ने यूनुस सरकार को दिसंबर तक चुनाव कराने की चेतावनी दी है, लेकिन यूनुस और उनके समर्थक सुधारों के नाम पर चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी जैसे दल जल्द चुनाव चाहते हैं और यूनुस के इस रवैये से नाराज हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता पर कब्जा करेंगे। शेख हसीना की जगह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का भी नंबर आ चुका है। इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम ओवर हो चुका है। बांग्लादेश एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है। आने वाले दिनों में ढाका में सियासी आग लगी तो कोई नई बात नहीं होगी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा यूनुस से उठता जा रहा है। सेना इसका फायदा उठाने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी और तख्ता पलट कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब भारत ने यह साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग भी अब यह मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए और पाकिस्तान से हमें अलग कर दीजिए। यानी कि बलूचिस्तान, दूसरी तरफ सिंध प्रांत जो लगातार पाकिस्तान से टूट की कगार पर हैं, वो भी चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे। आज बनेगा सिंधु देश। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और उसकी सरकार के खिलाफ अरसे से प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान अपने साथ हो रहे दोयम दर्जे के बर्ताव को लेकर आजादी की मांग कर रहा है। सिंध में पानी की वजह से आग लगी है। सिंधु देश की मांग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है तो पीओके में चीन के खिलाफ अलग मोर्चा खुला है।
बलूचिस्तान आजादी का ऐलान कर चुका है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता देख अब बलूचों ने भारत से बड़ी मांग कर दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नेता की भारत से अपील, बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए स्ट्राइक की मांग, ऑपरेशन सिंदूर को बलूचिस्तान में चलाने की अपील, बलूचिस्तान से पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ने की मांग, ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखने की भी मांग। तो लगातार बलूचिस्तान के लोग भी ये चाह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन जो भारत की तरफ से किया गया वो जारी रहे और पाकिस्तान के टुकड़े यहां पर भारत करवाने में मदद करे। बहरहाल टर्किश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी।